नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यूजीसी अधिनियम 1956, ये क्या था अधिनियम, देखते हैं इसे। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के लिए समन्वय, यानी जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, उच्च शिक्षा, उसके किस प्रकार से मानकों में समन्वय किया जाए और उनका किस प्रकार से निर्धारण किया जाए, यानी कौन कौन से नियम बना जाए उच्च शिक्षा के लिए और उनका किस प्रकार से रखरखाव किया जाए, इसके लिए संसद में एक अधिनियम आया जो कि यूजीसी 1956 है। इस अधिनियम के तहत यह यूजीसी एक स्थापित एक वैधानिक संगठन है, यानी यूजीसी क्या है, एक वैधानिक संगठन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूजीसी क्या है, संवैधानिक संगठन है या वैधानिक संगठन है। तो ये क्या है, एक वैधानिक संगठन है, यानी एक कानूनी संगठन है। इस अधिनियम की धारा 2F के अनुसार एक विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है जो कि केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम के तहत एनर द्वारा स्थापित या निगमित है, और इससे विश्वविद्यालय के परामर्श में कोई भी संस्थान शामिल हो सकता है। यानी हमारे यहाँ पर जो भी संस्थान होते हैं, जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, उन्हें यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना अति आवश्यक है। उन्हें यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, वह तभी वर्क कर पाएगा, तभी वह आगे चल पाएगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में अलीगढ़, इसे देखते हैं। इसका जो गठन है यानी यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की देखरेख के लिए किया गया। तो इसका जो सबसे पहले इसका जो गठन है वो किस लिए किया गया था कि 3 विश्वविद्यालय थे, कौन कौन से, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। इनके रखरखाव को, इनके काम की देखरेख के लिए यूजीसी का गठन 1945 में किया गया था। इसकी जिम्मेदारी 1947 के सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को कवर करने के लिए बढ़ाई गई थी। यानी जब बाद में 1947 में इसकी जिम्मेदारी को बढ़ाकर ये सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके कार्यों को देखरेख करने लगा। 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई, यानी 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा सिफारिश की गई, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर पुनर्विचार और सुधार विस्तार पर सुझाव देने के लिए, ठीक है। तो 1948 में क्या किया गया, इस पर एक आयोग की, कौन सा आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश की गई, और इसमें क्या कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर पुनर्विचार किया गया। एक तो इसमें और किस प्रकार से हमारी उच्च शिक्षा में सुधार किया जा सकता है और उसे कैसे विस्तारित किया जा सकता है, उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो इसे सुझाव देने के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये समिति स्थापित की गई। किसकी अध्यक्षता में, एस राधाकृष्णन की जो अध्यक्षता में स्थापित की गई। इसके अलावा 1952 में सरकार ने फैसला किया कि सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान यूजीसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। यानी 1952 में सरकार ने फैसला किया कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, सभी को यूजीसी द्वारा ही संभाला जाना चाहिए। सभी की देखरेख कौन करेगा, यूजीसी। तो ये फैसला किया सरकार ने 1952 में। इसके बाद में 28 दिसंबर 1953 को मौलाना आज़ाद, जो कि हमारे उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे, इसका उद्घाटन किया। कि इन्होंने किया, मौलाना आज़ाद ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। कब किया, 28 दिसंबर 1953 को। आगे इसमें तो ये जो हमारा यूजीसी है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD, इसके तहत 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित सरकार के अकादमिक मानक, अनुदान की रिहाई आदि के समन्वय और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यानी जो ये हमारा यूजीसी है, एक तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना आपको, ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है। इसके तहत इसे बनाया गया। तो फिर से बोल देती हूँ, इसे किसके तहत बनाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इसके तहत ये 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। और किस लिए किया था सरकार ने इसे स्थापित, यह अकादमिक मानक यानी जो शिक्षा से संबंधित नियम है उनको बनाने के लिए, इसके अलावा अनुदान की रिहाई के लिए, किसको कितना जो ग्रांट दिया जाए, किस यूनिवर्सिटी को कितना ग्रांट दिया जाए, इसके बारे में कौन कौन से नियम तय किए जाए। तो इस सब के बारे में इसका, और किस प्रकार से उनमें आपस में समन्वय और उनका रखरखाव किया जाए, इस बारे में इसकी स्थापना की गई, और यह सभी के लिए जिम्मेदारी से बनाया गया। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय की। तो इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में है, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। इसके अलावा पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है। जो इसका मुख्य है
जो इसका मेन हेडक्वार्टर वो है नई दिल्ली में। इसके अलावा जो अन्य जो ब्रांच है, इसकी ब्रांच कह सकते हैं हम, वो है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। ठीक है, इसके 6 अन्य क्षेत्रीय केंद्र हैं। अब देखते हैं हम यूजीसी की क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अपने स्वयं के धन को और उनके विकास या अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुदान आवंटित करता है। यानी जो यूजीसी है वो विद्यालय को और कॉलेजों को क्या करता है, अनुदान आवंटित करता है, ग्रांट जो ये बांटता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को अनुदान देने में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देता है। यानी किस विद्यालय को कितना अनुदान दिया जाए, किस विद्यालय को कौन कौन सी चीज़ों के लिए जो एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाए या फिर कम किया जाए उनके जो अनुदान को, तो इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में मानक अनुसंधान, शिक्षण और परीक्षा को बनाए रखना, कि कब परीक्षाएं की जाएंगी, कब उनका शिक्षण किया जाएगा और कब अनुसंधान से संबंधित चीज़ें की जाएंगी, तो इस सब के बारे में ये जो मानक या नियम बनाता है। आगे हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप का आयोजन करता है। तो हमारा ये जो यूजीसी है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप का भी आयोजन करता है। हालांकि अब एक अलग संस्था है एनटीए, वो हमारी इस परीक्षा को जो आयोजित करने लगे है। कौन? एनटीए। ठीक है, अब से पहले कौन करता था? यूजीसी करता था, जो शिक्षण पेशे और अनुसंधान में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए न्यूनतम मानकों के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना या किसी विश्वविद्यालय के विस्तार की मांग करने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्राधिकरण को सलाह देता है। यानी कौन कौन से नए विश्वविद्यालय होंगे, अगर किसी जगह पर किसी नए विश्वविद्यालय की आवश्यकता है या फिर किसी विश्वविद्यालय का जो उसे विस्तार करने की मांग है, उसे बढ़ाने की जो मांग है, इसके प्रस्ताव पर भी वो प्राधिकरण को सलाह देता है कि क्या यह किया जाना चाहिए या कोई नया विश्वविद्यालय ओपन किया जाना चाहिए या फिर किसी विश्वविद्यालय को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये भी जो अथॉरिटी है उसे सलाह देता है। इसके अलावा यह समय समय पर विश्वविद्यालयों से जानकारी मांगता है कि आपके यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है और किस प्रकार से कार्य चल रहा है। यह जानकारी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति से लेकर किसी विशेष विश्वविद्यालय में अपनाए गए नियम और विनियमों को सीखने के लिए उनके विभिन्न विवरणों तक हो सकते हैं। यानी ये जो जानकारियाँ होती है जो यूजीसी मांगता किसी भी विश्वविद्यालय से, तो वो उनके वित्त से संबंधित भी हो सकती है या फिर किसी विशेष विश्वविद्यालय में अगर कोई विशेष तरह के नियम लगा दिए गए तो उनके बारे में भी विश्वविद्यालय जो जानकारी मांग सकता है। यूजीसी किसी भी विश्वविद्यालय से जानकारी मांग सकता है और किस प्रकार से जो उनके विनियम हैं उनको सीखने के लिए विभिन्न विवरण इसमें हो सकते हैं। आगे क्या है इसमें? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करना। यानी जो हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए और कौन कौन सी आवश्यक नीतियाँ हैं, कौन कौन से आवश्यक कार्यक्रम हैं, उनको तैयार करना। ठीक है, तो ये यूजीसी का काम ही है। इसके अलावा नेपाल के भीतर या बाहर विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के बीच में छात्रवृत्ति, फेलोशिप आदि के लिए आदान प्रदान पर आवश्यक व्यवस्था करना कि कौन कौन से विश्वविद्यालय में और किन किन छात्रों को फेलोशिप या छात्रवृत्ति जो प्रदान की जाएगी, तो इसकी व्यवस्था भी यूजीसी ही करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के बीच में समन्वय स्थापित करना है, 2 विश्वविद्यालयों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करना। इसके अलावा क्या है? विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को सरकारी अनुदान के आवंटन के लिए नीति तैयार करना। ये जो हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं या फिर उच्च शिक्षा संस्थान, उन सभी को जो गवर्नमेंट की तरफ से कितना अनुदान दिया जाएगा, कितना अनुदान आवंटित किया जाएगा, इसके लिए नीतियाँ भी यूजीसी ही तैयार करता है, नीतियाँ यूजीसी ही बनाता है। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा परिषद और इग्नू के बारे में भी यूजीसी ही नीतियाँ बनाता है और इनके बारे में सलाह देता है। अब हम इस संगठन की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, किस प्रकार से होती है इसकी संरचना? एक तो अध्यक्ष होता, एक उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते। इसमें 12 होते। टोटल कितने होते? 12 सदस्य होते। इसमें अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और उसके अलावा केंद्र सरकार किन्हीं भी 10 सदस्यों को इसमें नियुक्त कर सकते हैं। जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, जिसमें अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो वो केंद्र सरकार का अधिकारी नहीं होता या फिर राज्य सरकार का। तो जो इसका अध्यक्ष होता है यूजीसी का, वो 5 वर्ष के लिए जो वो
जो नियुक्त किया जाता है, या तो 5 वर्ष के लिए, या फिर अगर उसकी आयु जो 65 वर्ष हो जाए तो वो तब तक अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा। और वह कोई भी केंद्र सरकार का अधिकारी नहीं हो सकता, ना ही किसी राज्य सरकार का। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। जो ये अध्यक्ष होगा यूजीसी का, ना तो वो केंद्र सरकार का अधिकारी होगा, ना ही राज्य सरकार का। इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं यानी उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, तो जो वाइस चेयरपर्सन है यानी उपाध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, या फिर अगर इनकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो इनकी तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, जो भी इनमें से पहले हो। और अन्य सदस्यों के लिए, जो अन्य केंद्र सरकार के द्वारा 10 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए जो अवधि होती है वो 3 साल या उससे भी अवधि के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। जो इनकी अवधि होती है वो 3 साल होती है, या फिर उस अवधि को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनकी नियुक्ति को और भी ज़्यादा आगे किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सरकार की क्या भूमिका है। तो केंद्र सरकार देश में उच्च शिक्षा से संबंधित एक बड़ी नीति के लिए जिम्मेदार है। यानी उच्च शिक्षा में कौन कौन सी नीतियां बनेंगी, इसके लिए बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदार हमारी केंद्र सरकार भी है। और इसके अलावा यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। तो ये बता दिया गया है कि ये जो यूजीसी है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना होता है। ठीक है, तो ये यूजीसी केंद्र सरकार को सलाह देता है, उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी को कुछ जो अनुदान दिया जाता है, जिसका वो आवंटन करता है, किसको, केंद्रीय विश्वविद्यालय को या अन्य विश्वविद्यालय को। तो केंद्रीय सरकार यूजीसी की सिफारिश पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में शैक्षणिक संस्थान की शिक्षा की घोषणा के लिए भी जिम्मेदार है। यानी यूजीसी भी सिफारिश कर सकता है कि अन्य यूनिवर्सिटी जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शिक्षा के क्षेत्र में आनी चाहिए, और वो किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करेंगी, इसके लिए भी यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। अब देखते हैं हम राज्य सरकार। तो राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार किस किस के लिए, राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है, और उनके विकास के लिए योजना अनुदान और उनके रखरखाव के लिए गैर योजना अनुदान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उनके विकास के लिए क्या करते हैं, राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए ये अनुदान प्रदान करते हैं, और उनके रखरखाव के लिए भी गैर योजना अनुदान प्रदान करते हैं। तो 2 तरह के अनुदान प्रदान करते हैं, एक तो योजना अनुदान और दूसरा गैर योजना अनुदान। अब देखते हैं हम संघ और राज्यों के बीच में समन्वय और निगम को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड शिक्षा यानी सीबीएसई के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में लाया जाता है। यानी संघ और राज्य सरकार के बीच में समन्वय के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड शिक्षा के माध्यम से इसे शिक्षा में लाया जाता है। मतलब इसके माध्यम से इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। तो अब इसके हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन मैं बोल देती हूँ आपको। सबसे पहले ऑप्शन ए, यह 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये तो सही है। ठीक है, हाँ, इसे किया गया था 1956 में एक संसद के एक अधिनियम के तहत। इसके अलावा दूसरा है, यह उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय के साथ में इसे काम सौंपा गया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूजीसी का काम है उसे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और आपस में समन्वय बिठाने के लिए इसे काम दिया गया, काम सौंपा गया। ये भी सही है। इसके अलावा तीसरा है, यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है। बिल्कुल, केंद्र सरकार इसे योजना और गैर योजना निधि यानी अनुदान प्रदान प्राप्त करता है। यह भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फोर्थ है डी, यह राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है, राज्य विश्वविद्यालयों का सम्मान है। तो ये पूरी तरह से गलत है। ये राज्य सरकारों से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से धन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो आपका आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट, यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सी संस्था को डिग्री प्रदान करने या अनुदान देने का ख्याल है। सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेकंड है राज्य विश्वविद्यालय, थर्ड है सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और फोर्थ है निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 4 प्रकार के हो गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम या डीम्ड विश्वविद्यालय, और फोर्थ है निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है। तो भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, संघ विश्वविद्यालय होते हैं, ये संसद में एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यानी संसद में एक अधिनियम लाया जाता है, अगर वह पारित हो जाता है तो किसी भी नए
केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और ये जो आते हैं ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। किसके में, किसके अंडर आते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आते हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा कवर किया जाता है। ये एक अधिनियम है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। इसके तहत ही इन्हें जो नए विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं इनको कवर किया जाता है, जो उनके उद्देश्य, शक्ति शासन आदि को नियंत्रित करता है। यानी यह अधिनियम बताता है कि किसी भी विश्वविद्यालय के कौन कौन से उद्देश्य होंगे और क्या क्या उनके पास में शक्ति होगी और किस प्रकार से वो मतलब शक्ति का शासन कर सकेंगे। इसके अलावा ये बताता है। इसकी के तहत जो 12 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। ठीक है, अब आगे इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक ही परिसर होता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं इनमें एक ही परिसर होता है। ठीक है, और मोटे तौर पर जो स्नातकोत्तर यानी पीजी के लेवल पर जो स्टडी होती है और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस किस पर? पीजी स्टडी पर और जो रिसर्च से संबंधित स्टडी होती है उस पर। कुछ के माध्यम से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें कि स्नातक स्तर पर भी यानी ग्रेजुएशन लेवल पर भी कुछ प्रोग्राम के प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर भी कुछ प्रावधान किए गए, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ प्रोग्राम है यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी प्रोग्राम है, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। 2017 में यूजीसी की नवीनतम युवा सूची के अनुसार MBA, बीटेक, एमटेक और पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले भारत में 44 डीम्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भारत में 44 डीम्ड केंद्रीय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि MBA, एमटेक, पीएचडी, बीटेक आदि कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। ठीक है, इन कार्यक्रमों को, इन प्रोग्राम को ये चलाते हैं। अब आगे देखते हैं राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट। ये क्या कहती है? ये कहती है कि बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की निम्नानुसार है, क्योंकि उनकी नींव और उनकी परंपराओं की शर्तों के कारण जो उन्होंने बनाई है। बनारस और अलीगढ़ दो संस्थानों ने देश भर से एकत्र किए गए दान और बंदोबस्त के लिए अपनी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया। यानी जो ये दो विश्वविद्यालय बनारस और अलीगढ़, ये बताते हैं कि जो इन्होंने अपना स्थापना की, अपनी स्थापना के लिए खुद ही जिम्मेदार है। इन्होंने दान के द्वारा और अन्य साधनों से अपनी स्थापना की है। हिंदू या मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने समुदाय के सदस्यों से अपील किया कि छात्रों के सभी हिस्सों में उन्हें आकर्षित किया जाएगा। यानी इन्होंने बताया कि हम छात्रों को हर लेवल पर आकर्षित करेंगे, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली मुख्य रूप से केंद्रीय, क्योंकि यह भौगोलिक रूप से किसी भी पूर्ण प्रांत से बाहर है। दिल्ली क्या है? जो दिल्ली विश्वविद्यालय है पूरी तरह से NCR के अंतर्गत आती है और किसी विशेष स्टेट के अंतर्गत यह नहीं आती है। ठीक है, और राजधानी शहर जो देश के अन्य हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में बाहर से भी, अन्य प्रांत से, अन्य राज्यों से भी जो छात्र है वो आते हैं स्टडी करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ये किया है जो प्रांतीय सरकार अपने प्रांत विश्वविद्यालयों के लिए करती है। तो केंद्र सरकार स्पेशली दिल्ली विश्वविद्यालय के वो चीज़ें, वो सुविधाएं दे रही है जो कि जो राज्य सरकार है अपने राज्य में अपने विश्वविद्यालय को प्रदान करती है। अब तो हम देखते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले चीज़ है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं। तो यहाँ पे यह बात जो पूरी तरह से आप याद रखना, अच्छे से पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन से विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होते हैं। तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के में किए गए प्रावधान के अनुसार कार्यकारी समिति, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट विश्वविद्यालय के लिए चयन के लिए नामित करता है। यानी जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए कुछ इस तरह के
जो कार्यकारी समिति का जो गठन भी कर सकते हैं, यानी उन जो सदस्यों को नामित भी कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा उसके बारे में देख सकते हैं, कोर्ट क्या होगा, और इसके अलावा विश्वविद्यालय के लिए चयन किए गए नामित सदस्य भी यही जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वही इनको नामित करता है। आगे इसमें मंत्रालय, राष्ट्रपति के लिए कुलपति, कार्यकारी समितियों के नामितियों और न्यायालय के उम्मीदवारों चयन समिति के नामांकन के लिए सचिवालय सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो मंत्रालय ही राष्ट्रपति के लिए जो कौन कौन से कुलपतियों के बारे में और जो सदस्य होते हैं और कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इन सब के बारे में चयन समिति के नामांकन के लिए सचिवालय को सेवा प्रदान करता है। 7 विश्वविद्यालय क्रम से 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद और यूजीसी और गैर योजना अनुदान के दायरे को जारी नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जो विश्वविद्यालय, एक तो इनमें है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये है इम्फाल मणिपुर में। कौन सा है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल यानी मणिपुर में है ये। सेकंड है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू भी बोल देते, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और थर्ड है हमारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, ये है चेन्नई में। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय यानी राजगीर जिला नालंदा बिहार में स्थित है ये। इसके अलावा 5वां है हमारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद में 6वां है हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये है। तो ये 7 ऐसे विश्वविद्यालय जो कि यूजीसी के गैर योजना अनुदान के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है या फिर कौन सा नहीं है, तो उसमें से इस तरह का ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 2-3 बार कर लेंगे ना, हो जाएगा। सबसे पहले है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में और ये 1920 में स्थापित हुआ था। कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है और ये स्थापित हुआ था 1920 में। ठीक है, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, काफ़ी नाम है इसका और सुना भी होगा आपने न्यूज़ वगैरह में। ये नई दिल्ली में स्थित है और ये 1969 में यानी 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट जो आपका विश्वविद्यालय वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU और ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है तेजपुर विश्वविद्यालय, ये है तेजपुर विश्वविद्यालय असम में। ठीक है, और ये संसद के एक अधिनियम के तहत 1994 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व भारती, ये है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और ये 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसे 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था। जो इसका अधिकार क्षेत्र है वो वीरभूमि जिले के शांति निकेतन के रूप में जाना जाता। पहले इसे ही विश्व भारती को शांति निकेतन के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा शांति निकेतन का विस्तार उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, जिनकी दृष्टि बन गई जो अब एक विश्वविद्यालय शहर है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और ये लखनऊ में स्थित है और ये 1994 में स्थापित हुआ था और 10 जनवरी 1996 को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित कर लिया गया था। एक बार फिर से देखते हैं, हम रिवाइज हो जाएगा आपको। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, सबसे पहले है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 1920 में स्थापित हुआ था। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU, ये नई दिल्ली में स्थित है और ये 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU और ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है तेजपुर विश्वविद्यालय, ये असम में स्थित है और यह संसद के एक अधिनियम के तहत 1994 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है विश्व भारती यानी ये पश्चिमी बंगाल में और ये पहले शांति निकेतन के रूप में जाना जाता था और ये गुरु नानक देव द्वारा स्थापित था। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है और ये 1994 में स्थापित हुआ था और बाद में इसे 10 जनवरी 1996 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित कर लिया गया था।
ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब हम इनके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ठीक है, अब आपको देखना कौन सा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है आपका पांडिचेरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है विश्व भारती विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो अब आपको सही आंसर देना कौन कौन से इसमें। ऑप्शन ए भी है, मतलब पांडिचेरी भी जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, HNB गढ़वाल भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके अलावा जो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये स्टेट लेवल का विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर वो होगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 1, 2 और 3। तो आप ये फिर से भी देख लीजिए। आगे है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सबसे पहले कथन 1, केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के आगुन्तक के रूप में कार्य करते हैं। अभी देखते हैं। थर्ड है, राष्ट्रपति के पास में कार्यकारी समितियां विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति कभी कभी कार्यकारी समितियां न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता करता है। अब आपको जो सही है वो सेलेक्ट करने, जो ऑप्शन इसमें सही है, जो कथन सही है। तो कौन कौन से सही है? ऑप्शन ए, बी भी ठीक है, और इसके अलावा 4 ठीक है। ठीक है, तो इसमें से क्या गलत है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में कार्यकारी समिति यानी विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन बोर्ड है उसको नामित करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या क्या कर सकते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हो वो कभी कभी कर्मचारी समितियां न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अनुमोदित और नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इनको अनुमोदित किया जाता है, यानी इनके लिए फंड वगैरह दिया जाता है और इन पर कंट्रोल सरकार के द्वारा ही, राज्य सरकार के द्वारा ही रखा जाता है। संबंधित राज्य के लिए और वे UGC द्वारा सेकंड के तहत वित्तीय और अन्य संसाधनों के वितरण की व्यवस्था करने, उन्हें आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो UGC है, UGC के द्वारा ही, UGC ही इनको भी सलाह देती है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालयों को भी कि किस तरह से वे अपने संसाधनों का वितरण करें और उन्हें आवंटित करने के लिए जिम्मेदार करें। ठीक है, तो ये UGC ही इनको सलाह देती है। UGC अधिनियम 1956 की 12B जो आमतौर पर एक स्थानीय विधानसभा अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है, यानी जो UGC अधिनियम है 1956, इसकी ये शाखा है 12B जो कि आमतौर पर एक स्थानीय विधानसभा द्वारा, ठीक है, स्थानीय विधानसभा यानी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है। 17 जून 1972 के बाद में स्थापित राज्य विश्वविद्यालय केंद्र सरकार UGC या सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी विश्वविद्यालय जो 17 जून 1972 के बाद में स्थापित हैं, जो भी राज्य विश्वविद्यालय 17 जून 1972 के बाद में स्थापित किए गए हैं, वे केंद्र सरकार UGC या सरकार से धन प्राप्त करने या फिर किसी अन्य संगठन के लिए कोई भी अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि राज्य जो हैं वो विश्वविद्यालयों का विकास प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की चिंता का विषय, यानी राज्य में जो विश्वविद्यालय वो किस प्रकार से विकास करेंगे, किस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर होगा, तो ये सब क्या है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, विशेष योजनाओं के तहत अनुदान सहित विकास अनुदान सभी आरक्षित विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाते हैं। यानी अगर कोई स्पेशल योजना है, कोई विशेष योजना है, उनके तहत जो अनुदान है यानी विकास अनुदान, वो सभी आरक्षित विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाएंगे। जो भी आरक्षित विश्वविद्यालय, रिजर्व विश्वविद्यालय, ठीक है, उनको ये प्रदान किए जाएंगे। इस तरह के अनुदानों ने बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, विकास और उन्नयन में सुविधा प्रदान की है। मतलब जो इस तरह के अनुदान मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका निर्माण हुआ है, उनका विकास हुआ है और उनमें बढ़ोतरी हुई है। अब आगे इसमें कि जो कृषि और प्रौद्योगिकी विभागों वाले कृषि विश्वविद्यालयों सहित राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या है, कृषि
और प्रौद्योगिकी विभाग, इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों सहित राज्य विश्वविद्यालय। ये यूजीसी की सूची के अनुसार अक्टूबर 2017 के डेटा राज्य विश्वविद्यालय 370 राज्य विश्वविद्यालय है। इसमें ये बताया गया अक्टूबर 2017 के डेटा के अनुसार कि कृषि और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ जो राज्य विश्वविद्यालय है उनकी संख्या 370 के लगभग है। ठीक है, ये यूजीसी होम पेज पर मिल जाएगी आपको अगर वहाँ देखना चाहे तो। अब हम देखते हैं कि जो राज्य विश्वविद्यालय इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो इसमें ये चीज़ होती है कि जो संबंधित राज्य हैं उनके राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के लिए आगुन्तक के रूप में संबंधित कार्य करते हैं। यानी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो उनके गवर्नर होते हैं वो वहाँ पर आगुन्तक यानी चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो वहाँ के गवर्नर होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसे क्वेश्चन फॉर्म में आप जरूर याद रखना। तो स्टेट जो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर होते हैं राज्यपाल, और जितनी भी केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं केंद्र सरकार की, ठीक है, तो उनके जो चांसलर होते हैं वो होते हैं हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी। ओके, तो आगे इसमें राज्य सरकार राज्यपाल को कुलपति, कोर्ट नॉमिनी और चयन समिति की नॉमिनी की नियुक्ति में सहायता करती है। ठीक है, जो राज्य सरकार होती है वो राज्यपाल की सहायता करती है किस किस चीज़ में, एक तो कुलपति के निर्धारण में, उसके अलावा कोर्ट नॉमिनी और चयन समिति के नॉमिनी की नियुक्ति करने में। ठीक है, तो राज्य सरकार की सहायता के माध्यम से ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। अब आगे इसमें राज्यपाल को विश्वविद्यालय अधिनियम में विभिन्न स्थिति के मामले में कुछ सदस्यों को कार्यकारी समिति यानी जैसे प्रबंधन बोर्ड यानी BOM बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, न्यायालय और विश्वविद्यालय की चयन समिति को नामित करने की शक्ति है। तो इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है उसकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी शक्ति है। तो इसमें राज्यपाल विभिन्न स्थिति में कुछ मामलों में, ठीक है, कुछ सदस्यों को कार्यकारी समिति के रूप में या फिर बोर्ड प्रबंधन बोर्ड के रूप में और विद्यालय की चयन समिति के रूप में नामित कर सकते हैं, ये बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट है निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। भारत में जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए मानक की स्थापना और उनके मानक जो है उनका निर्माण करना और इसके अलावा उनकी रख रखाव यानी उनकी देखभाल करना, उनकी निगरानी करना, ये यूजीसी की करती है। कौन करती है? यूजीसी का ही कार्य है। इन नियमों के अनुसार यूजीसी अधिनियम के अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थानीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यानी जो ये निजी विश्वविद्यालय किस तरह से जो स्थापित किए जाते हैं स्थानीय विधानसभा के, ठीक है, वहाँ पे जो भी स्थानीय विधानसभा होती है उसमें अधिनियम के द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं। और सूचीबद्ध विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट वैधानिक परिषदों के अनुमोदन के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो जो भी सूचीबद्ध है, जो जो भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत यूजीसी के द्वारा निर्दिष्ट वैधानिक परिषदों के अनुमोदन के साथ में वो वहाँ पर अपने यहाँ पर डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं और जहाँ भी आवश्यक हो उनके मुख्य परिसर के माध्यम से। यानी जो ये निजी विश्वविद्यालय हैं इनका अपना मतलब यूजीसी ने इनको ये हक दे रखा है कि ये अपने आप से डिग्री प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं ये यूजीसी द्वारा अनुमोदित संस्थान है। निजी विश्वविद्यालय भी यूजीसी के द्वारा ही अनुमोदित संस्थान है। हालांकि ऐसे विश्वविद्यालय केंद्रीय राज्य कोष पर नहीं चलते। ये क्या है, ना तो इन्हें जो केंद्र सरकार है वो कोई फंड वगैरह देती है और ना ही राज्य सरकार कोई फंड देती है। ठीक है, वे डिग्री स्थापित कर सकते हैं लेकिन ऑफ कैंपस कॉलेज या संबंध और संस्थान कॉलेज नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कोई भी डिग्री स्थापित कर सकते हैं लेकिन कोई भी ऑफ कैंपस कॉलेज या संबंध संस्थान कॉलेज नहीं हो सकते। वे 5 साल के लिए अपने अस्तित्व के बाद संबंधित राज्य के भीतर ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। यानी जब इनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में राज्य के भीतर में जहाँ पर है ये उस राज्य के अंदर ही ऑफ कैंपस सेंटर यानी ओ की स्थापना कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के साथ यूजीसी की वेबसाइट पर बताता, मतलब यूजीसी इसको भी अपनी वेबसाइट पर फिर दर्शाता है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जो कि इन कैंटरों को
फ्रेंचाइजिंग के आधार पर चला रहे हैं, जिनकी अनुमति नहीं है। मतलब कि जो यूजीसी के नियम के अनुसार इन विश्वविद्यालयों को, ये जो निजी विश्वविद्यालय, इन्हें फ्रेंचाइजिंग के आधार पर नहीं चला सकते, जबकि ऐसा चल रहा है जो कि मतलब गैरकानूनी है, ठीक है, जिसकी अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए जो राजस्थान के पिलानी में बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान है, क्या राजस्थान का ये है एक संस्थान, इंस्टीट्यूट पिलानी में बिड़ला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान, ठीक है, जो कि बिड़ला समूह के ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित और चलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी क्या होती है, किसी ट्रस्ट के द्वारा या फिर किसी बिजनेसमैन के द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है, बड़े व्यापारी के द्वारा इन्हें चलाया जाता है, ठीक है। तो 1964 में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बन गया था। हालांकि बाद में क्या है, ये 1964 में ये आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बन गया। और मान्यता का कौन देता है विश्वविद्यालय को, किसी भी यूनिवर्सिटी को कौन मान्यता प्रदान करता है, करता हमारे यूजीसी। कौन, यूजीसी। तो जिस तरह से जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके पास में राष्ट्रपति और गवर्नर के रूप में चांसलर होते हैं, लेकिन राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विपरीत क्या है, इनमें निजी विश्वविद्यालयों में हमेशा अध्यक्ष होता है, ठीक है। इनके पास में कोई चांसलर नहीं होता, सिर्फ इनके अध्यक्ष होते हैं। एक यूजीसी समेकित सूची के अनुसार 2017 में 293 निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार इस टाइम जो है हमारे देश में 293 निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इनमें जो प्रवेश प्रक्रिया है, ये खुद ही अपनी प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करते हैं, यानी जो एंट्रेंस वगैरह होता है इसमें, ये उसका संचालन खुद करते हैं। यूजीसी इनकी प्रवेश परीक्षाएं नहीं कराती हैं, ठीक है। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर जो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं ये यूजीसी या अन्य संस्थानों के द्वारा होते हैं, बल्कि जो ये जो निजी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये अपनी प्रवेश प्रक्रिया स्वयं ही संचालित करती है, खुद ही करती हैं। और इसके अलावा ये अपना सिलेबस भी खुद तय करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ा जाएगा और क्या नहीं, तो ये भी ये खुद ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये अपनी खुद की परीक्षा भी आयोजित कराते हैं, मतलब अपनी परीक्षा भी खुद कराते हैं और छात्रों को डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, जो इनके यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है उसे खुद कराते हैं, सिलेबस भी खुद बनाते हैं और जो परीक्षा उसको खुद ही आयोजित करते हैं और इसके अलावा छात्रों को डिग्री भी प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब आगे हमारे डीम्ड विश्वविद्यालय, ये क्या होते हैं आइए देखते हैं। इनका सबसे पहला काम ये है कि वे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट और ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। और जिन संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया जाता है वे एक विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं, यानी कि ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उच्चतर कार्य करते हैं, बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं, इसलिए यूजीसी सिफारिश करके इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करा सकती है। तो ये जो डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की एक स्थिति है। क्या है? यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की एक स्थिति है, ठीक है। और कौन सी धारा के तहत? यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत। आगे इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय पूर्ण स्वायत्तता या स्वतंत्रता का आनंद लेते, ठीक है। इनके पास में क्या है, इनकी खुद की मतलब ये स्वतंत्र होते हैं अपने हिसाब से कुछ भी कार्य करने के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए, अपनी फीस वगैरह के लिए, और मतलब प्रवेश किस प्रकार से लेंगे, शुल्क क्या रहेगा, इनका शुल्क तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। यूजीसी या फिर केंद्र सरकार इनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करती, इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। कुछ डीम्ड होने के लिए भी विश्वविद्यालय भी अपने दम पर डिग्री प्रदान कर सकते हैं, यानी कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय वो क्या अपने दम पर भी डिग्री प्रदान कर सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जो अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा जो भी विश्वविद्यालय,
उसे एक बाद में पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जा सकता है। एक यूजीसी समेकित सूची 2017 के अनुसार देश में 123 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि कितने यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे, वो 123 प्लस है, ठीक है। तो 123 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है। आगे इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। यानी पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। पहले इन्हें इंजीनियरिंग यानी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाने जाते थे। तो उच्च शिक्षा की मणिपाल अकेडमी, ठीक है। और है ये सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, ठीक है। इसके अलावा पुणे में कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान के सिम्बायोसिस संस्थान। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यवसाय प्रबंधन और सिम्बायोसिस सोसाइटी लॉ कॉलेज नारसी के सिम्बायोसिस संस्थान शामिल है। फिर से देखते हैं इसमें कौन कौन से। एक तो मणिपाल अकेडमी, ठीक है, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा। इसके अलावा सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र और पुणे में कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान के सिम्बायोसिस संस्थान। इसके अलावा व्यवसाय प्रबंधन सिम्बायोसिस सोसाइटी लॉ कॉलेज नारसी के सिम्बायोसिस संस्थान आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये भी क्या है? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप इनके नाम अच्छे से याद रखना, कभी आ जाए एग्जाम में और पूछे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी और कौन सी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन, यानी जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी माना जाता है। किसको? ये जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन और भारतीय विज्ञान संस्थान, इन बेंगलोर को भी विश्वविद्यालय कैसा? डीम्ड यानी सम विश्वविद्यालय माना जाता है। अब इनकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है इन्हें कुछ स्वतंत्रता मिली होती है, ठीक है। एक तो क्या, ये अपने यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया है उसका संचालन भी खुद ही करते हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करती है ऐसे ही ये भी अपने यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया का संचालन खुद करते हैं। इसके अलावा ये इनका जो सिलेबस है ये खुद ही तय करते हैं कि हमें अपने यहाँ पर क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं, और जो परीक्षा है ये खुद ही आयोजित कराते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी और इसमें जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक डिफरेंस है ये कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने छात्रों को डिग्रियां दे सकते हैं, लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अपने छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकते, इनको यूजीसी के माध्यम से डिग्री प्रदान की जा सकती है। तो इसके हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, डीम्ड विश्वविद्यालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं कौन सा डीम्ड यानी सम विश्वविद्यालयों के बारे में सही है। ए, राज्य का राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय का चांसलर होता, या बी, वे अपना सिलेबस और कोर्स वर्क का काम ये है कि वे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट और ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। और जिन संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया जाता है वे एक विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं, यानी कि ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उच्चतर कार्य करते हैं, बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं, इसलिए यूजीसी सिफारिश करके इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करा सकती है। तो ये जो डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की एक स्थिति है। क्या है? यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की एक स्थिति है, ठीक है। और कौन सी धारा के तहत? यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत। आगे इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय पूर्ण स्वायत्तता या स्वतंत्रता का आनंद लेते, ठीक है। इनके पास में क्या है, इनकी खुद की मतलब ये स्वतंत्र होते हैं अपने हिसाब से कुछ भी कार्य करने के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए, अपनी फीस वगैरह के लिए, और मतलब प्रवेश किस प्रकार से लेंगे, शुल्क क्या रहेगा, इनका शुल्क तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। यूजीसी या फिर केंद्र सरकार इनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करती, इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती।
कुछ डीम्ड होने के लिए भी विश्वविद्यालय भी अपने दम पर डिग्री प्रदान कर सकते हैं, यानी कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वो क्या अपने दम पर भी डिग्रियां प्रदान कर सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जो अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा जो भी विश्वविद्यालय, उसे एक बाद में पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जा सकता है। एक यूजीसी समेकित सूची 2017 के अनुसार देश में 123 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि कितने यूनिवर्सिटीज इस टाइम पे, वो 123 प्लस है, ठीक है। तो 123 प्लस यूनिवर्सिटीज है। आगे इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। यानी पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। पहले इन्हें इंजीनियरिंग यानी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाने जाते थे। तो उच्च शिक्षा की मणिपाल अकेडमी, ठीक है। और है ये सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, ठीक है। इसके अलावा पुणे में कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान के सिम्बायोसिस संस्थान। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यवसाय प्रबंधन और सिम्बायोसिस सोसाइटी लॉ कॉलेज नारसी के सिम्बायोसिस संस्थान शामिल है। फिर से देखते हैं इसमें कौन कौन से। एक तो मणिपाल अकेडमी, ठीक है, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा। इसके अलावा सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र और पुणे में कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान के सिम्बायोसिस संस्थान। इसके अलावा व्यवसाय प्रबंधन सिम्बायोसिस सोसाइटी लॉ कॉलेज नारसी के सिम्बायोसिस संस्थान आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये भी क्या है? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप इनके नाम अच्छे से याद रखना, कभी आ जाए एग्जाम में और पूछे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी और कौन सी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन, यानी जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी माना जाता है। किसको? ये जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन और भारतीय विज्ञान संस्थान, इन बेंगलोर को भी विश्वविद्यालय कैसा? डीम्ड यानी सम विश्वविद्यालय माना जाता है। अब इनके हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है इन्हें कुछ स्वतंत्रता मिली होती है, ठीक है। एक तो क्या, ये अपने यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया है उसका संचालन भी खुद ही करते हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करती है ऐसे ही ये भी अपने यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया का संचालन खुद करते हैं। इसके अलावा ये इनका जो सिलेबस है ये खुद ही तय करते हैं कि हमें अपने यहाँ पर क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं, और जो परीक्षा है ये खुद ही आयोजित कराते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी और इसमें जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक डिफरेंस है ये कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने छात्रों को डिग्रियां दे सकते हैं, लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अपने छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकते, इनको यूजीसी के माध्यम से ये डिग्री प्रदान की जा सकती है। तो इसके हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, डीम्ड विश्वविद्यालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं कौन सा डीम्ड यानी सम विश्वविद्यालयों के बारे में सही है। ए, राज्य का राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय का चांसलर होता, या बी, वे अपना सिलेबस और कोर्स वर्क खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, वे प्रवेश और शुल्क के बारे में अपने स्वयं के दिशा निर्देशों को लागू कर सकते हैं, और डी है, वे डिग्री प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है वो बताना आप, कोड के माध्यम से बताना। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, सी और डी। इसमें डी नहीं है, ठीक है, वो अपनी डिग्री खुद प्रदान नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी और सी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी और सी, डी नहीं होगा इसमें।